हाय गाइस, वेलकम टू कैम्वर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अमीन इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन, और इसी को हम लोग पिरामिडल इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ना आपने SN2 मैकेनिज्म के अंदर भी देखी होगी, राइट? फॉर एग्जांपल, जब आप लोग एल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर पढ़ते हो तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक हैलोजन लिया और यहाँ पे मेरे पास तीन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है, R1, R2 एंड R3, राइट? और इसका जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ, मान लो मैंने OH नेगेटिव से X को सब्स्टिट्यूट किया, थ्रू विच मैकेनिज्म? थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जब आप लोग प्रोडक्ट बनाते थे तो यहाँ पे आप लोग ना एक इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाते थे। आप लोग यहाँ OH लिखते हो और R1, R2 और R3 को कुछ इस तरीके से लिखते हो, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल की साइड है वो चेंज हो गई और तीनों एल्काइल ग्रुप उधर से और इधर की साइड पे आ गए, राइट? इसी को हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते थे। ये टर्म वो एनसीईआरटी के अंदर भी यूज करता है। ठीक है, अब वो यूज करता है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, बट क्या ये अम्ब्रेला इन्वर्जन अमाइंस में भी हो सकता है? तो आंसर इज यस, और हाँ, होता भी है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से यहाँ मेरे पास एक नाइट्रोजन है और इसके पास तीन इस तरीके से अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है और एक लोन पेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ठीक है, अब आपको पता है इनके बीच में, अल्काइल ग्रुप्स के बीच में रिपल्शंस होंगे, और रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए ये ना बॉन्ड एंगल बढ़ाने का ट्राई करता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बॉन्ड एंगल बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जहां पे बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, राइट? लोन पेयर है तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए ये कन्वर्ट होता है टू अ sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, जिससे कि रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। आपको पता है sp2 में ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री आती है और ट्रायगोनल प्लानर में बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस टू 120 डिग्री है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसके तीन ग्रुप्स में रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस बढ़ेगा और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। अब बोलो सर लोन पेयर कहां गया? तो लोन पेयर विल बी प्रेजेंट इन इट्स प्योर p ऑर्बिटल। ये इसके प्योर p ऑर्बिटल में मेरा लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पे आता है ना, तो हमारे नाइट्रोजन को रियलाइज होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म में तो वो हाईली अनस्टेबल है। अभी थोड़ी देर में इसका एनर्जी लेवल डायग्राम करेंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन यहाँ पे अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू दीज टू। तो जैसे ही इसमें फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वापस ये sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके लोन पेयर का डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। इसी को हम लोग अमीन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं। तो यानी कि जब भी अमीन इन्वर्जन होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो पहला सवाल तो एग्जाम में ये आ सकता है कि ड्यूरिंग अमीन इन्वर्जन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आता है? तो इट चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 टू अगेन sp3। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, तो डेल्टा जी के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो जिन केसेस में अमीन इन्वर्जन आसानी से होता है, उस केस में डेल्टा जी लोअर होता है, और जिन केस में अमीन इन्वर्जन डिफिकल्ट होता है, वहां पे डेल्टा जी हायर होता है। तो एक तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि डेल्टा जी डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ इन्वर्जन। जहां पे ईज ऑफ इन्वर्जन ज्यादा होगा, वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी बेटा? लोअर होगी। एक ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको अमीन इन्वर्जन के बारे में पता होनी चाहिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। जब हमने चेक किया कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार अमीन इन्वर्जन होता है, तो इट टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन टाइम्स। ठीक है, अब कुछ केसेस में इससे ज्यादा होगा, कुछ केसेस में कम होगा, वो डिपेंड करता है साइड वाले ग्रुप्स कौन से हैं। तो 20 मिलियन टाइम्स इन 1 सेकेंड इसमें इन्वर्जन होता है। तो अगर इतना ज्यादा इन्वर्जन हो रहा है, तो मुझे बताओ कभी भी इनमें से कोई किसी इनैंशियोमेरिक फॉर्म में मुझे मिलेगा? यानी कि मान लो अगर ये प्लस आइसोमर है और ये माइनस आइसोमर है, क्या अमाइंस के अंदर हम लोग कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ड्यू टू अमीन इन्वर्जन। तो अगर एक प्लस फॉर्म में है और एक माइनस फॉर्म में है, तो ये दोनों इतना जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं कि अमाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट एज रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए अमाइंस हमारे कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक फॉर्म मुझे मिलता ही नहीं है, दोनों बहुत रैपिडली एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, कि जितना ज्यादा इन्वर्जन होगा, जितना ज्यादा ईज ऑफ इन्वर्जन होगा, उतनी ही बेसिसिटी क्या हो जाएगी बेटा? बेसिसिटी विल, बेसिसिटी स्पेलिंग गलत है ये, दिस इज बेसिसिटी। ठीक है, तो जितना इजीली इन्वर्जन होगा उतना बेसिसिटी डिक्रीज होता है। क्योंकि इन्वर्जन से होता क्या है? ये लोन पेयर इधर उधर उछलता रहता है ना। यस और नो? पहले इस साइड था, बाद में उस साइड जाएगा, फिर वापस इस साइड आएगा। यही तो हो रहा है ड्यूरिंग अमीन इन्वर्जन। तो जितना ये उधर उधर शिफ्ट करेगा, उतना ये लोकलाइज नहीं रहने वाला है और उतना डिफिकल्ट हो जाता है इसका डोनेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो जितना ईज ऑफ इन्वर्जन होगा, उतनी ही बेसिसिटी डिक्रीज होती है। अब ये दो तीन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किन केसेस में इन्वर्जन आसानी से होता है और किन केसेस में डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना है इसको। अच्छा, एक तो एनर्जी कर्व की अगर मैं बात करूं, तो अमीन इन्वर्जन के लिए जब आपका sp3 हाइब्रिडाइज है तो हाईली स्टेबल है। ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, और वापस जब आफ्टर इन्वर्जन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो अगेन स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है वो। तो इन दोनों का एनर्जी लेवल एक्जैक्टली सेम है।
बस ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट इट बिकम्स हाईली अनस्टेबल। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईज ऑफ अमीन इन्वर्जन किन किन केसेस में होता है, यानी कि कब अमीन इन्वर्जन इजी है और किन केसेस में अमीन इन्वर्जन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमको समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन बल्की ग्रुप्स आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। अब देखो हमने कहानी स्टार्ट ही कहां से की थी, हमने बोला अगर कोई नाइट्रोजन एटम है और यहाँ पे मेरे पास एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो जितने ज्यादा मेरे बल्की ग्रुप्स होंगे, जितने बल्की ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो बल्की ग्रुप्स के आने से होता क्या है, रिपल्शंस इंक्रीज, और अगर रिपल्शन इंक्रीज होते हैं तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल इंक्रीज करने के लिए वो पसंद करेगा sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाने का, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में वो आसानी से चला जाता है। और क्योंकि आसानी से चला जाता है यानी कि अमीन इन्वर्जन हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता है। ये बात समझ में आई। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो उसने दो कंपाउंड्स आपको दे दिए, एक में उसने दे दिया आपको n मिथाइल मिथाइल एंड मिथाइल, मान लो इस तरीके से दे दिया, वर्सेस उसने दे दिया n और यहाँ पे कुछ आइसोप्रोपाइल या ब्यूटाइल टाइप के ग्रुप्स दे दिए, आइसोप्रोपाइल, इधर आइसोप्रोपाइल एंड इधर भी आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास। बोला दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो किसमें अमीन इन्वर्जन आसानी से होगा, तो आंसर इज जहां पे बल्कियर ग्रुप्स प्रेजेंट है वहां अमीन इन्वर्जन ज्यादा इजी होता है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है व्हेन साइड एटम्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब साइड एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहाँ मैंने नाइट्रोजन लिया और यहाँ मेरे पास 3 क्लोरीन एटम्स है इस तरीके से, और यहाँ पे लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ भी मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। उसने एग्जाम में पूछा ए और बी में से किस केस में अमीन इन्वर्जन ज्यादा आसानी से होगा, तो आंसर इज जहां पे साइड एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ऐसा क्यों, तो भाई जब आप बात करते हो ना कि कोई भी एटम sp3 से sp2 में अगर नाइट्रोजन को मेरे कन्वर्ट होना है, यस और नो, तो साइड एटम जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उतना उसका s कैरेक्टर कम होता है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, और अगर साइड एटम का s कैरेक्टर कम है तो सेंट्रल एटम का s कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट, ये आपको पता होगा ना, सेंटर का s कैरेक्टर ज्यादा करते हैं तो साइड का कम करना पड़ता है, और साइड का ज्यादा होता है तो सेंटर का कम करना पड़ता है। तो यानी कि अगर साइड एटम मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब इसका s कैरेक्टर कम हो जाएगा, और अगर इसका कम होगा तो सेंट्रल एटम का s कैरेक्टर बढ़ाना ज्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए। और s कैरेक्टर बढ़ाना आसान होने का मतलब इसके लिए sp3 से sp2 में कन्वर्ट होना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ s कैरेक्टर 25% है और यहाँ s कैरेक्टर कितना होता है 33%। तो साइड एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा बेटा उसका s कैरेक्टर कम होगा, और साइड का कम होगा तो सेंटर का इजीली इंक्रीज हो जाता है। तो ये इजीली sp3 से sp2 में जा सकता है, यानी कि अगेन इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट में यहां से यहां जाना इजी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सेकंड पॉइंट हो गया, साइड एटम अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो आप बोलोगे इन्वर्जन आसानी से होगा। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे मेरा रिंग साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे ईज ऑफ इन्वर्जन भी ज्यादा होता है, आसानी से इन्वर्जन हो जाता है ना। छोटे वाले रिंग थोड़े से ना क्या कैसे बताऊं मैं, ज्यादा फिक्स्ड होते हैं, मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, और बड़े वाले रिंग्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जितना बड़ा रिंग होता है इन्वर्जन उतना आसान हो जाता है नाइट्रोजन के लिए। तो नॉर्मली होता क्या है ना, 3 मेंबर्ड या फिर 4 मेंबर्ड रिंग्स के अंदर इन्वर्जन यूजुअली नहीं होता है, लेकिन अगर 5 मेंबर्ड रिंग है या 6 मेंबर्ड रिंग है तो वहां पे इन्वर्जन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा सवाल आ गया, मान लो उसने ऐसा कोई कंपाउंड दिया, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा उसने कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया 5 मेंबर्ड रिंग दे दिया, यहाँ नाइट्रोजन है और लेट्स से यहाँ मिथाइल ग्रुप है, और उसने पूछ लिया ईज ऑफ इन्वर्जन या बेसिसिटी के बारे में ही पूछ लिया। अब देखो जो बच्चा बेसिसिटी से करेगा और जिसने ये टॉपिक ही नहीं पढ़ा है वो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकता है लाइफ में, क्योंकि दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों में लोन पेयर लोकलाइज लग रहा है हमको, यस और नो। तो दोनों के ही केसेस में बेसिसिटी बराबर ही लगनी चाहिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे देयर विल बी अमीन इन्वर्जन, यहाँ इन्वर्जन ज्यादा होगा क्योंकि बड़ा रिंग है, और इन्वर्जन ज्यादा होगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर उसने पूछा मोर बेसिक कौन है दोनों में से, तो मोर बेसिक कंपाउंड इज फर्स्ट वन। ये बात समझ में आई? तो अगर ये टॉपिक नहीं आता है तो कुछ ऐसे बेसिसिटी वाले क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट, व्हिच इज ब्रिज हेड नाइट्रोजन। अब अगर कोई ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है, मान लो मैंने आपको दो कंपाउंड्स दिए, एक इस तरीके से दे दिया है ना, यहाँ पे मेरे पास H है और यहाँ लोन पेयर है, और दूसरा मैंने कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है मेरे पास कुछ इस तरीके से, और ये ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे लोन पेयर है, और मैंने पूछा इन दोनों में से ईज ऑफ इन्वर्जन किस में ज्यादा होगा। तो इन्वर्जन होने के लिए आपको पता है कि sp3 से मुझे किस में जाना पड़ता है बच्चे, sp2 में, और अगर sp3 से sp2 में जाना है तो उसके लिए आपका ब्रिज हेड वाला जो नाइट्रोजन है वो कभी भी कैन नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है ना। क्यों? ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल में हमने बोला था ब्रिज हेड का जो एटम है वो कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है, और अगर ये sp3 से sp2 ही नहीं हो सकता है यानी कि इस केस में देयर विल बी नो अमीन इन्वर्जन। तो ब्रिज हेड नाइट्रोजन के केस में कोई इन्वर्जन नहीं होता है,
ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। अगर ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए, तो हम लोग इजीली इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? बस 3-4 क्वेश्चन समझते हैं, आप देखना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, ईज ऑफ इन्वर्जन विल बी ग्रेटर इन, दोनों में से किसमें इन्वर्जन ज्यादा ईजी है? तो यहाँ पे उसने मुझे दिया मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन, यहाँ पे दे दिया इथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन। तो साइड एटम्स तो सेम है, डिफरेंट कौन सा एटम है हमारा? सेंट्रल एटम। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे फॉस्फोरस है। अब आप मुझे पहले बताओ, यहाँ दोनों एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो फर्स्ट केस में यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3, लेकिन यहाँ पे मेरे पास फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग याद है तो ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल होता है, और ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगी तो sp3 नहीं है, और अगर sp3 नहीं है तो टेट्राहेड्रल नहीं है, और अगर टेट्राहेड्रल नहीं है तो इसमें इन्वर्जन की बात ही नहीं हो सकती है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, अमीन इन्वर्जन तो सिर्फ इसी में हो सकता है, फॉस्फोरस वाले केस में होगा ही नहीं। यस और नो? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ, तो अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है? अब अगर इन तीनों में मैं बात करूं तो आपको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जहां इन्वर्जन जितना इजीली होता है उतनी उसकी बेसिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है? तो अगर फर्स्ट कंपाउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 इथाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ इथाइल ग्रुप में रिपल्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अमीन इन्वर्जन होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन मेरा ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, यस और नो? और ब्रिज हेड के केस में देयर विल बी नो इन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होने वाला है, यहाँ पे इन्वर्जन होने वाला है। यहाँ भी मेरे नाइट्रोजन दोनों के दोनों ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे भी कोई इन्वर्जन मेरा नहीं होगा। तो इन तीनों में से इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लेकिन इसका लोन पेयर इन्वर्जन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका लोन पेयर लेस अवेलेबल होगा डोनेशन के लिए, क्योंकि वो इधर उधर उछलता रहेगा, तो दिस इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इन तीनों में से लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा? तो फर्स्ट वाला तो मेरा जो है वो सबसे कम बेसिक होगा, यस और नो? अब सेकंड और थर्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट से कंपेयर कर सकता हूं, क्योंकि यहां ना रेजोनेंस है ना कोई और चीज लग सकती है, राइट? तो यहां पे मेरा प्लस आई इफेक्ट आएगा, आपको दिख रहा है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसका कैसा इफेक्ट होगा बेटा? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई और प्लस आई में से जहां प्लस आई होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हायर होगी, तो यानी कि फर्स्ट सबसे कम बेसिक है ड्यू टू इन्वर्जन, और सेकंड और थर्ड में से सेकंड वाला विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू थर्ड। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट, ठीक है? अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है? ये एमएस चौहान का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको भी। तो मैंने भी आपको बोला था जहां इन्वर्जन मेरा इजी होगा, जितना इजी इन्वर्जन होगा, राइट, उतना ही लेस मेरा डेल्टा जी होगा। आपने पढ़ा ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी और कम होता जाता है और नेगेटिव होता जाता है। अब यहाँ नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन्वर्जन के लिए, जो कि नॉर्मली ना इनको एनवायरमेंट से ही मिल जाती है, तो हम एज सच एनर्जी देते नहीं है, लेकिन इन्वर्जन उसके अंदर होता रहता है। तो अगर मैं बात करूं, इन्वर्जन जितना ईजी होता है डेल्टा जी उतना कम होता है, ठीक है? तो इन दोनों में आप चेक करो डेटा करेक्ट है कि नहीं। उसने ये तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट केस में अगर 3 मिथाइल ग्रुप है, सेकंड केस में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो जितना बल्की ग्रुप होगा हमने पढ़ा था उतना इजीली इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन इजी होगा। इजी इन्वर्जन अगर इस केस में होगा तो इस केस में डेल्टा जी लेसर होना चाहिए, यही तो लिखा है मैंने। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट दिया उसने, भाई यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू कम है। सेकंड वाले केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ 3 मेंबर रिंग है मेरा, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, और छोटे रिंग में इन्वर्जन डिफिकल्ट होता है, बड़े रिंग में इन्वर्जन इजी होता है, तो यहाँ पे इजीली इन्वर्जन हो जाएगा, इजी इन्वर्जन होगा मेरा। और अगर इन्वर्जन आसान है तो इसका डेल्टा जी कम होना चाहिए, तो ये वाला आंसर भी करेक्ट है। अब अगर दो करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज मेरा ऑप्शन हो सकता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में ही है ये बुक के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ तीनों मेरे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ तीनों क्लोरीन है। अब मैंने बोला था साइड एटम जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उतना इन्वर्जन इजी हो जाएगा। तो इन्वर्जन इजी कौन से केस में होगा? जहां साइड एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में, ये तो इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना, तो इसमें इन्वर्जन डिफिकल्ट होता है। यहाँ इन्वर्जन इजी होता है, तो इसका डेल्टा जी कम होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, कम ही दिया है तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, लोवेस्ट डेल्टा जी इन्वर्जन विल बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, है ना? अब सारे ही 3 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे आपको ग्रुप देखना है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बल्कि है, उस केस में इन्वर्जन आसान होगा, और जिस केस में इन्वर्जन आसान होगा उस केस में डेल्टा जी लेसर होगा, राइट? तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है बेटा, तो प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, है ना? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए। बाय, टेक केयर।